नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। एसटीसी पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको ध्यान होगा, कल हम एक कंप्यूटर को लेकर एक सीरीज शुरू किए हैं, वीडियो सीरीज, जिसमें पहले वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की विशेषता और कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। और उसी सेक्शन में हमने कल कमिटमेंट भी किया था कि हम अगले वीडियो में कंप्यूटर की पीढ़ियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर की जो पीढ़ियां रही है, उन पीढ़ियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, उस पर चर्चा करते हुए आज हम वीडियो को रन करवाएंगे। ठीक है, या आज इस वीडियो में उसी की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, कंप्यूटर की पीढ़ियों की चर्चा करने से पूर्व इन पीढ़ियों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधार की चर्चा की जाए तो कहा जाता है कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, क्या कहा, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 5 प्रमुख पीढ़ियों में किया गया है। क्लियर है? ये कालक्रम के आधार पर भी क्या, कालक्रम के रूप में किया गया है। जैसे कि पहली पीढ़ी आपको नजर आ रही है, तो पहली पीढ़ी का सन जो 1942 टू 1955 फिर वही दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे तो 1955 से 1964 हो जाएगा। और उसी प्रकार हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे तो 1964 टू 1975 हो जाता है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कालक्रम 1975 टू 1989 हो जाता है। और अंततः पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का कालक्रम 1989 से टिल नाउ, अब तक जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं उन सभी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर इन 5 प्रकार के कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। ये हार्डवेयर क्या होता है? अब हार्डवेयर को जानने के लिए हमें थोड़ा हार्डवेयर को समझ लेते हैं, आखिर ये हार्डवेयर क्या है। बाकी लोग आप जानते होंगे तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप हार्डवेयर किसे कहेंगे, कैसे इसको परिभाषित कर सकते, कैसे 3 मार्कर में इसके बारे में लिखा जा सकता है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहा जाता है। एक लाइन में सटीक आंसर अगर देना हो तो कहा जाएगा कि कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहा जाता है। सर हमें तो क्लियर नहीं हुआ है क्या हुआ है। अब हम बताते एक बार और कि हार्डवेयर जो कंप्यूटर की ये भौतिक संरचना को सूचित करता है। किस संरचना को? भौतिक संरचना। सर हमें तो हम भी फिर भी सही समझ में नहीं आया। तो अब देखिएगा, कंप्यूटर के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के वह पार्ट्स जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन सभी को हार्डवेयर कहा जाता है। अब बात एकदम पकड़ में आ गई होगी, एग्जांपल देंगे तो और बात एकदम स्थिर हो जाएगी। जैसे कि आपका सिस्टम यूनिट, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सभी क्या है? आपके हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, और हार्डवेयर किसको रन करवाती है? आपका सॉफ्टवेयर को। मतलब बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कार्य संपादित ही नहीं करता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, या अमूर्त रूप में होता है। ये बिना हार्डवेयर के वर्क ही नहीं करता है। निर्देश दिया जाना आवश्यक होता है इसे, तब जाकर ये कार्य को संपादित करता है। तो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को लेकर ही कुछ संक्षिप्त हमने चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सीधा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। जब कहा गया कि हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया, जहां हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत देखते हैं कुछ बिंदुओं को। ठीक है, यहाँ पे आप पहला बिंदु देख पा रहे हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब जिसे कहा जाता है, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वाल्व कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा को में तैयार किया जाता है। क्या कहा जा रहा है? सॉफ्टवेयर जो है मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता था। किसमें? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब आपको यहाँ जानने योग्य बात यह होगी कि मशीन भाषा क्या होती है, निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने कहीं पे एक ऐसे चर्चा की थी कि 0 1 जिसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है या द्विआधारी संख्या कहा जाता है, इन द्विआधारी संख्या का की जो भाषा होती है उसी को कहा जाता है जो आपका मशीनी भाषा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर मशीन ऑन या ऑफ को समझ सकता है। ऑन ऑफ क्या है? 0 ऑफ 1 ऑन। क्लियर है? तो 0 1 बाइनरी अंकों में लिखे भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है। क्लियर है? और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है।
मशीनी भाषा को। ठीक है, बाकी हम जब कंप्यूटर की भाषाएं पढ़ेंगे तो कंप्यूटर की भाषा में कई भाषा की चर्चा करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में आपने देखा मशीनी भाषा क्या होती है। अब बात करते हैं कि निम्न स्तरीय भाषा या निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अब निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का एक एग्जांपल मिलता है हमें असेंबली भाषा। ठीक है, ये असेंबली भाषा कैसी है आपकी? निम्न स्तरीय भाषा, जिसे असेंबलर के माध्यम से मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है और कंप्यूटर को समझने योग्य यही भाषा होती है। तो कभी असेंबली भाषा सीधा कंप्यूटर समझता नहीं है। तो असेंबली भाषा जिसे हम निम्न स्तरीय भाषा कह रहे हैं, निम्न प्रोग्रामिंग भाषा कह रहे हैं, तो इन निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब निम्न स्तरीय भाषा क्या हो गई है? ये आपका सोर्स हो गया, सोर्स कोड हो गया। सोर्स कोड मतलब जो आप इंटर करवा रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या हो जाएगा आपका? मशीनी भाषा। जो असेंबलर क्या काम कर रहा है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, तो मशीनी भाषा हो जाती है ऑब्जेक्ट कोड, जबकि असेंबली भाषा हो जाती है आपकी सोर्स कोड। तो आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का गणना समय या गति की बात करें तो ये मिली सेकंड में, मतलब 1000वें भाग, सेकंड का जो भाग होता है सेकंड के 1000वें भाग या 10⁻³ सेकंड के समय में यह कंप्यूटर गणना करता है। कौन? आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया जाता है। कहां पे किया जाता है इसका प्रयोग? आप देख पा रहे होंगे, इसका कार्य वैज्ञानिक अनुसंधानों सैन्य कार्यों में किया जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन, आगे का पॉइंट देखते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं और ऊर्जा खपत अधिक करने वाले, क्योंकि निर्वात ट्यूब है, गर्म हो जाता है, ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है? कम होती है, गति मंद होती है। त्रुटि होने की संभावना भी इसमें लगभग अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर से तुलना करें तो इसमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक बनी रहती है। अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम माना जाता है। क्लियर है? निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण वातानुकूलन वातावरण में रखना पड़ता है। क्या कहा था? अभी मैंने कहा था जब निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा है तो निर्वात ट्यूब में जब ये आयंस जब एक दूसरे इसमें गति करते हैं तो उससे उष्मी ऊर्जा संचरित होती है। तो उस उष्मी ऊर्जा के कारण ये गर्म हो जाता है। गर्म को ठंडे रखने के लिए इसे वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर हैं जो इस पीढ़ी के दौरान बने थे, जैसे कि आपका एनीएक कंप्यूटर होता है। एनीएक, ध्यान रखिएगा, एनीएक कंप्यूटर, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका एनीएक कंप्यूटर, यूनिबैंक कंप्यूटर, आईबीएम, मार्क 1, इसके प्रमुख उदाहरण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। जो एनीएक है, आईबीएम का फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्लियर है? इंटरनेट बिजनेस मशीन, जो कि आपका 1973 से 1944 के बीच आईबीएम एक कंपनी है। तो आईबीएम नामक कंपनी के सहयोग से तथा वैज्ञानिक ने हार्वर्ड आई के जो वैज्ञानिक थे हार्वर्ड आईकेन के निर्देशन में विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक, जिसे मार्क 1 नाम दिया था, इसका निर्माण किया था। तो नाम मार्क 1 किसने बनाया? आपका आईबीएम ने। ठीक है, और बात करें आप कि सबसे पहले अगर ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है या फिर आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बाइनरी प्रणाली का विकास किसने किया था जो 2 अंक आधारित होती है? वो लेडी एंटा अगस्टा ने उसका क्या किया था? आविष्कार किया था। तो ऐसी छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की ओर। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट आखिरी बचा हुआ है। 1952 में प्रेस फायर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार में से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। ठीक है, अब चलते हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर। देखिएगा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे सबसे पहला बिंदु जो कहा जा रहा है कि हमें पहले तो कालक्रम देखना होगा 1955 टू 1964, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जब चर्चा की थी तो 1942 टू 1955। क्लियर है? अब 1955 टू 64 के बीच में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित होते हैं, और इसमें कहा जाता है पहले बिंदु के तौर पर कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जहां हमने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया था, उसके स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक वह होता है जो सामान्य स्थिति में तो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यदि इसमें
टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यह चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये दोनों गुण अपने साथ संजो के रखता है, चालक का और कुचालक का। तो दोनों गुण संजोए रखने के कारण इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है। तो इसमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले होते हैं। प्रथम पीढ़ी से कंप्यूटर से तो थोड़ा विकसित होगा, डेवलप होगा, जैसे अपग्रेड होगा। अब देखिएगा, अब ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तीन चीजें आपको ध्यान होगी। ट्रांजिस्टर की जब चर्चा की जा रही है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है आपसे कभी पूछ लिया जाए, इसमें एक आधार होता है, एक संग्राहक होता है और एक उत्सर्जक होता है जिसे एमीटर कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टर, एमीटर और बेस, ये तीन चीजें होती है, जैसे तीन तार होते हैं इसमें। तो जिसमें जो बेस होता है और एक आपका कलेक्टर कलेक्टर होता है, कलेक्टर मतलब एक संग्राहक जिसे कहा जा रहा है, एक होता है आपका एमीटर। क्लियर है, तो ध्यान रखना आपको। अब अगला बिंदु आप देखिएगा कि कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, जैसे कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज, में तैयार किया जाता है। और असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए असेंबली भाषा में निमोनिक्स कोड का, निमोनिक्स कोड का हमने चर्चा की है या नहीं की है? निमोनिक्स कोड क्या होता है, जैसे कि आप निमोनिक्स कोड के बारे में अगर चर्चा करें तो ये वो होता है, जैसे कि आप प्लस जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ने के लिए ADD का यूज करिए, घटाना चाह रहे हैं तो SUB सब सब्सट्रैक्शन बोला जाता है, तो सब्सट्रैक्शन ऐसा प्रयोग कीजिएगा। तो ये जो प्रयोग आप शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, जैसे कि आपको एक और अगर करना है कि मेमोरी को लोड करने के लिए LD का प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी क्या है आपका न्यूमोनिक कोड होते हैं। न्यूमोनिक कोड शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जिसका निश्चित अर्थ होता है, जोड़ने के लिए ऐड हो गया जैसे हमने बताया, घटाने के लिए सब हो जाता है SUB हो जाता है, मेमोरी को लोड करने के लिए LD हो जाता है, सभी कैपिटल लेटर में होते हैं। ठीक है, न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जो याद रखने में सरल होते हैं तथा असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। अब अगला बिंदु देखिएगा, डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण जैसे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इससे भंडारण क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो MSD चुंबकीय भंडारण उपकरण, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे इन उपकरणों का या मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, जिससे स्टोरेज क्षमता भी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी। कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिसे अब माइक्रो सेकंड में मापा जाता। पहले क्या मिली सेकंड में था, 10⁻³ और अब क्या हो जाएगा 10⁻⁶। इसका मतलब प्रति हजार स्पीड सेकंड, मतलब एक सेकंड के 1000 भाग वे का भाग बढ़ गई है, मतलब इसका 10⁻³ जो 1/1000 स्पीड हुआ करती थी पहले, अब वो क्या हो गई है 1000, 1 बटे आपका लगभग 1 के पीछे आप 6 जीरो लगा दीजिएगा, कितनी संख्या बनती है, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग आपका बन जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाखवें भाग, सेकंड के 10 लाखवें भाग में यह गणना कर देता है। ठीक है, व्यवसाय और उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया है, और सॉफ्टवेयर में कोबोल जो एक भाषा है, ये फोरट्रॉन भी एक भाषा, उच्च स्तरीय भाषा कहा जाता है इसे। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, COBOL, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और फोरट्रॉन क्या होता है, FORTRAN, ये इसका फोरट्रॉन को कहा जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये कैसी भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा, इसका विकास IBM के द्वारा किया गया था, प्रोग्राम लिखना इससे आसान हो गया है। क्लियर है, क्लियर हुआ। अब देखिएगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर की चर्चा की जाए तो 3 वैज्ञानिकों की हम बात करेंगे। एक होता है आपका जॉन बार्डिन, एक विलियम शाकले तथा वाल्टर ब्रेटेन। ब्रेटेन, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आविष्कारक है किसका, ट्रांजिस्टर का, इन्होंने आविष्कार किया था। अर्धचालक सिलिकॉन पदार्थ, सिलिकॉन लिया था, जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर का तीव्र स्विचिंग डिवाइस है, इसका प्रयोग करते हुए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई आपकी, जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हमने चर्चा की, और क्या आप जानते हैं इसमें लिख दिया हमने ट्रांजिस्टर का आविष्कार के बारे में। अब आगे हम चलेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। देखिएगा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कालक्रम हो रहा है 1964 टू 1975। एक बार रिकॉल कर रहे थे, पहला वाला 1942 टू 1955, फिर 1955 टू 1964, अब 1964 टू 1975। तो 75 तक हम पहुंच चुके हैं, जहां पर हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की चर्चा करने जा रहे हैं कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप,
ये सिलिकॉन की बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्लियर है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे का इस पॉइंट को पहले पूरा रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग करेंगे, अब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हुआ है, जिससे कंप्यूटर में क्या हुआ, लघु रूपण संभव, मतलब कंप्यूटर का आकार अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहले सबसे पहले कंप्यूटर एक कमरे के बराबर था, अब धीरे धीरे हम उसको गोदी में उठाने लग गए हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, अब पाम टॉप गोदी में उठा लेते हैं। ठीक है, जिसमें कीबोर्ड नहीं होता है, माउस नहीं होता, सब टच स्क्रीन के माध्यम से टच कीबोर्ड होता है। ठीक है चलिए, अब यहाँ पर चर्चा की जाती है, आगे हम देखते हैं कि SSI जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। ध्यान रखिएगा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनपुट और आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हो गया। क्लियर है। फिर अगला बिंदु आता है, मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरण का विकास हुआ और रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। हम रैम रोम के बारे में अलग से वीडियो में चर्चा कर लेंगे। रैम कौन स्थायी मेमोरी होता है, कौन वोलेटाइल होता है, कौन नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब स्थायी और अस्थायी कौन सी मेमोरी होती है, उसकी चर्चा हम वीडियो में कर लेंगे, अगले वीडियो। ठीक है, कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकंड में। अभी हमने किया था प्रथम पीढ़ी में, क्या था, मिली सेकंड, और मिली सेकंड के बाद में क्या हो, माइक्रो सेकंड, और अब क्या हो गया आपका नैनो सेकंड। इसका मतलब 10⁻⁹ सेकंड में यह गणना कर देता है। इसकी गणना स्पीड क्या हो गई है, तेज हो गई है। कंप्यूटर का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग प्रारंभ हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में जैसे कि आप बोल सकते हैं PL1 होता है, पास्कल होता है, बेसिक होता है, इनका विकास हुआ, मतलब उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो रहा है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे भाषा का विकास हो रहा था। अब यहाँ पर किस भाषा का विकास होगा, पास्कल। ठीक है, पास्कल या बेसिक जैसी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा का विकास दिखाई देता है। ठीक है, देखिएगा आगे अगला बिंदु इसमें देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई, जिससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता। ठीक है, 1965 की बात की जाए तो 1965 में DEC डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP 8 का विकास किया गया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस। चलिए दोस्तों, अब आखिरी पॉइंट एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। 1965 में डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन है पास में, ठीक है, द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP जिसे कहा जा रहा है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर 8 का विकास किया गया। क्लियर है, IBM के द्वारा विकसित होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की जो चर्चा होती है, फिर हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटर कर जाएंगे। जैसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। जैसे हमने ट्रांजिस्टर की चर्चा की, ट्रांजिस्टर में क्या था, 1947 की चर्चा की जाती है। 1947 में 3 व्यक्ति थे, कौन कौन से, जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले, वाल्टर बैटेन। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों व्यक्ति ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। क्लियर है। तो ऐसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास की बात पूछी जाए तो इसी के जस्ट 11 साल के बाद, इसका मतलब 1947 में आपका ट्रांजिस्टर बन रहा है, तो उसके 11 साल बाद इसका मतलब 1958। तो 1958 में जैक किल्बी, कौन, जैक किल्बी, रॉबर्ट नोई के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया गया। जो सिलिकॉन की ये बनी होती है, सिलिकॉन की सतह पर बने प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। सिलिकॉन के साथ साथ आपको जर्मेनियम का भी ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम चलते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, सीधा एंटर करते हैं। ठीक है, अब एक बार रिकॉल करेंगे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से कोरिलेट करेंगे। जैसे कि हमने चर्चा की थी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग हो रहा था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हो रहा था, आपका ट्रांजिस्टर का,
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग हो रहा था। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाएगा। एक सूक्ष्म प्रोसेसर होगा जो इसके आकार को और क्या कर देगा, कम कर देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और साथ में बात करें इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर का गणना समय अब किसमें, पिको सेकंड में। अभी हमने क्या देखा था, नैनो में। अब नैनो पिको का मतलब क्या हो जाता है, 10 की पावर 12। तो 10 की पावर 12 अब देखिएगा इसमें आगे, इसमें शायद वो बिंदु इसमें शामिल नहीं है पर हम बतला रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है पिको सेकंड। और पिको सेकंड जो मैं बता रहा हूं आपको, आप ये सीरीज याद ही कर लीजिएगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, टेको, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, हेप्टा। ओके, 10 की पावर 1 से लेकर चलना है, 3 तक जाना है, 3 के बाद 3 की टेबल बोलना है, 18 तक जाना है, उसके बाद में माइनस की जगह प्लस में हो जाएगा आपका डेको, हेक्टो, किलो। यहाँ पे प्लस से शुरू हो जाता है डेको से ही। 10 की पावर 1 डेको, डेको के बाद डेको हेक्टो 10 की पावर 2, डेको हेक्टो किलो 10 की पावर 3। ठीक है, ऐसे करके आपको फिर यहाँ से 10 की टेबल शुरू हो जाएगी। जैसे कि डेको हेक्टो किलो हो गया, किलो मेगा 10 की पावर 6, 3 की टेबल बोलता चलना, 6 हो जाएगा। डेको हेक्टो किलो मेगा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ऐसा आपके 3 की टेबल कंटिन्यू चलती जाएगी, जहां तक आप बोल पाए वहां तक आप 3 की टेबल बढ़ाती जाइए। ठीक है, तो कंप्यूटर जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, इनकी गणना का समय क्या होता है, पिको सेकंड में होता है। 10 की पावर क्या हो जाएगा, -12 सेकंड। क्लियर है। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा एवं हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। इसका मतलब लैपटॉप आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों में संपन्न करने में किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 क्या कहा है, माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास, इसमें हमने जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट का भी बोला है, ट्रांजिस्टर का बताया है, वैसे ही आपसे माइक्रो प्रोसेसर का पूछे तो वो M.E. हॉफ ने 1971 में आविष्कार किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। कभी पर्सनल कंप्यूटर पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, छोटा आकार हो गया तो हाथों में लेकर भी कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय डिस्क तथा टेप के स्थान पर अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। क्लियर है, कार्य भी की स्पीड क्या हो जाएगी, कार्य बढ़ जाएगा। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया के प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1981 में IBM जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्लियर है। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल GUI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। क्लियर है, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। अब इसमें 3 बिंदु की ओर चर्चा करेंगे हम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ, जिसे प्रोग्रामिंग सरल हुई। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया। मानकीकरण मतलब सभी ने इसको मान्य किया, ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। क्लियर है। अब आखिरी पीढ़ी के कंप्यूटर की हम चर्चा करेंगे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले कहा जाता है, जैसे कि हमने इस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन की चर्चा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी से क्या जाएगा अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास होता है, लेकिन वो अल्ट्रा स्तर पर या सुपर लार्ज स्तर पर उसका विकास किया। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलाने योग्य कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र और अधिक हुई। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में भरपूर उपयोग किया जाने लगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचना के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया।
फिर आप बात करेंगे भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ब्लू रे डिस्क का विकास किया गया, जिससे भंडारण क्षमता अत्यधिक उच्च हो गई। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। क्लियर है? वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आप लोग जानते होंगे। कौन जानते हैं आप लोगों के बारे में? चार्ल्स बेबेज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे तक क्लियर है आप लोगों को? वर्ल्ड वाइड वेब तक जब भी हमने चर्चा की नेटवर्क के क्षेत्र में इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद आपको दिखाई दे रहा है ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है? तो इसका विकास हुआ। आगे के पॉइंट हम चर्चा करते हैं, कुछ बिंदु की और चर्चा करेंगे, फिर यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। 4 बिंदु प्रमुख रूप से बचे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के प्रयास चल रहे थे ताकि कंप्यूटर परिस्थिति के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज को पहचानने, रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी, पीसी मतलब कंप्यूटर, आपका पर्सनल कंप्यूटर ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया है। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा पहला बिंदु, जो कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता और पीढ़ी को लेकर हमने 2 वीडियो में इसको कंप्लीट किया है। आप लोग बताइएगा, अगर वीडियो को कंटिन्यू करना है तो हम लोग और सीरीज में इसको अगले टॉपिक के बिंदु के रूप में लेकर आएंगे। नहीं तो अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो हम इसी को यहीं पर ब्रेक भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।